हेलो स्टूडेंट, आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या मुझसे जुड़ते हैं तो फिर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा आपको, और सबसे बड़ी चीज लाइव टेस्ट एंड क्विज के साथ अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा प्राप्त होगी। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब होता है आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं। यह आपके लिए एक बेहतरीन अवसर होगा। लेकिन यह सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आप इस लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है और पिछले 20 वर्षों से मैं निश्चय यूपीएससी के लिए क्लास ले रहा हूं। पिछले 20 वर्षों से मैं आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट टाइम में मैं निश्चय आईएएस एकेडमी का डायरेक्टर हूं। एक बात कहना चाहता हूं, आपको इकोनॉमिक्स पीटी की क्लास में ले रहा हूं। अब बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, बेसिक चीज, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। वस्तुतः देखा जाए यूपीएससी खेल है कॉन्सेप्चुअल का। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यूपीएससी इकोनॉमिक्स के प्रश्न गलत नहीं होंगे। मैं अपनी बात करूं, इस बार जो एग्जाम हुआ है यूपीएससी का पीटी का, 20 से 21 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें स्टूडेंट का यह कहना था कि 17 से 18 क्वेश्चन आपके क्लास लेक्चर से आया है, जो मैं ऑफलाइन के बैच लेता हूं। सेम बातें मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूं मैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ मिले। यदि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आपको इंडिया के बेहतरीन टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, जैसे मृणाल पटेल, रोमन सैनी, दीपांशु सर, सुदर्शन गुर्जर, मुदित गुप्ता जैसे टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। इस पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, आंसर राइटिंग कोर्सेज, साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी की सुविधा उपलब्ध होगी। इस पर 2 तरह के कोर्स हैं, एक प्लस, दूसरा आइकॉनिक। प्लस की जो भी फीस हो, प्लस की जो भी फीस हो, यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा कोर्स है आइकॉनिक। आइकॉनिक की फीस प्लस से ज्यादा है, क्योंकि आइकॉनिक में पर्सनल कोच, डेली मेंस, क्विज आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर की सुविधा मिलती है। लेकिन यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो यहां भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इस पर ऑप्शनल कोर्स की सुविधा भी उपलब्ध है। फीस जो भी हो, यदि 10 निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो यहां भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब हम लोग आते हैं, अब तक मैं आपको पढ़ा रहा था जीडीपी और जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, मैं आपको यह समझा रहा था। अब ध्यान दो इस बात को, पिछली क्लास को इंटरलिंक करते हैं। मैंने यह बताया था जीडीपी क्या है, एक बार रिवाइज करता हूं मैं, जीडीपी क्या है और जीएनपी क्या है, मैंने यह कहा था। फिर मैंने एक लिंक बनाया था आपसे, मैंने यह कहा जीडीपी और जीएनपी की बात किया था मैंने। या हम बात करें एनडीपी की बात हुई थी। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जीडीपी माइनस ह्रास इक्वल टू एनडीपी की बात हुई थी। फिर मैंने यह कहा था जीएनपी माइनस ह्रास इक्वल टू एनएनपी। मैं पिछली 3-4 क्लास में यही समझा रहा हूं कि जीडीपी क्या है,
जेएनपी क्या है, जीडीपी और जेएनपी में क्या रिलेशन है, जीडीपी से जेएनपी कैसे निकलेगा, यह चीज आपको समझा रहा हूं। मैंने यह कहा था जीडीपी फैक्टर कास्ट, क्लास को निकाल करो आप, और मैंने कहा जीडीपी मार्केट प्राइस। मैंने यह कहा था जीडीपी फैक्टर कास्ट और जीडीपी मार्केट प्राइस, इसमें अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दो आप, हम कर की बात करें, माइनस सब्सिडी की बात कर दो आप, तो जीडीपी मार्केट प्राइस आ जाएगा। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट और एनडीपी मार्केट प्राइस, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट और जीएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी मार्केट प्राइस। पिछली क्लास में बता चुका हूं मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी में रिलेशन क्या है, और जीडीपी में से एनडीपी कैसे निकलेगा या जेएनपी में से एनएनपी कैसे निकलेगा। मैं लगातार प्रश्न उठा रहा था, प्रश्न कैसे बनेगा, हमारा आंसर क्या चलेगा। मैं आपसे बार बार कहता हूं यूपीएससी का प्रश्न टफ नहीं होता। टफ क्या होता है, उसके विकल्प, उसके जो विकल्प होते हैं वो ट्विस्टेड होते हैं। आपको हर प्रश्न ये लगेगा कि सुना हुआ है, हर प्रश्न ये लगेगा कि आप कर ले जाओगे, फिर भी हम गलत कर देते हैं। और मैं लगातार जब मैं टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं तो आपको यह बता रहा हूं कि कहां कहां आपसे गलतियां हो सकती हैं, उन गलतियों से बचना है। मैं आपको लगातार बता रहा हूं उन गलतियों से हर हाल में बचना है, और कोशिश यही होगी। एक चीज ध्यान देना इस बात को, मैं ये कहना चाहता हूं कैसे प्रश्न, पुनः एक प्रश्न देखो आप। मैं अब तक पिछली क्लास में यह बता चुका था कि इनमें एक रिलेशन क्या है। आप सोचो आप, लेकिन पुनः बात करेंगे जब जीडीपी की गणना करते हैं, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, हम जब गणना करते थे कि बेस ईयर होता है, आधार वर्ष की बात करते हैं। आखिर बेस ईयर की बात क्यों की जाती है, ताकि मुद्रास्फीति का प्रभाव ना पड़े। तो जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं, ध्यान दो, जीडीपी की गणना करते समय आधार वर्ष हम बेस ईयर की बात करें, हमेशा आधार वर्ष की बात करते हैं। ताकि मुद्रास्फीति का प्रभाव ना पड़े। मुद्रा स्फीति का प्रभाव ना पड़े। एक बात हमेशा ध्यान दो, ग्रॉस डोमेस्टिक हम प्रोडक्ट की बात करें, जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं और जब जीडीपी की गणना करते थे बेस ईयर की बात की जाती है। उद्देश्य क्या है, छोटे से एग्जांपल लेता हूं, मान लिया जाए, जैसे इसको समझो जरा, 2019 में आपने क्या किया, आपने
1000, ये मार्कर है, ये मार्कर है, 1000 मार्कर का उत्पादन हुआ। हमेशा ध्यान दो, 2019 की बात करें, 1000 मार्कर का उत्पादन हुआ, मार्कर। और एक मार्कर की जो कीमत है, मान लिया जाए 10 रुपया है एक मार्कर की कीमत, तो 1000 मार्कर की कीमत कितनी हो गई? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया मतलब हमारा जीडीपी टोटल हो गया 10,000 रुपया हो गया। अब ध्यान देना, पता ये चला कि 2020 की बात करें, 2020 में 1000 मार्कर का ही उत्पादन हुआ, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। और जब महंगाई बढ़ गई तो जो मार्कर की कीमत बढ़ जाएगी। अब जो मार्कर 2019 में 10 रुपए का था, अब मार्कर की कीमत बढ़ जाएगी। पता चला एक मार्कर कीमत चली आई 20 रुपया, तब तो 1000 मार्कर की कीमत कितनी हो गई? 20,000 रुपए। अब सो क्या कर रहा है? टोटल प्रोडक्शन में वृद्धि नहीं हुई। ध्यान दो, हमेशा मैंने क्या कहा, 2019 में 1000 मार्कर का उत्पादन हुआ, एक मार्कर की कीमत 10 रुपया है, 1000 मार्कर कीमत कितनी होगी? 10,000 रुपया। तो हमारा जो जीडीपी हुआ 10,000 रुपया हुआ। पर एक चीज सोचो जरा, हम बात करें 2020 में भी 1000 मार्कर का ही उत्पादन हुआ, 2020 में 1000 मार्कर का ही उत्पादन हुआ, लेकिन महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। अब एक मार्कर की कीमत 20 रुपया हो गया, तब तो 1000 मार्कर की कीमत हो गई 20,000 रुपए। अब क्या शो कर रहा है? 2019 में जीडीपी दिखा रहा है 10,000 और 2020 में जीडीपी कितना शो कर रहा है? 20,000 रुपया, जबकि टोटल प्रोडक्शन में कोई वृद्धि नहीं हुई। 2019 में भी 1000 मार्कर और 2020 में भी 1000 मार्कर, लेकिन यह शो कर रहा है कि जीडीपी दूना हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। अब सोचो, उस महंगाई को क्या करते? समाप्त करने के लिए बेस ईयर की बात की जाती है, ताकि मुद्रास्फीति का प्रभाव न पड़े। इन्फ्लेशन के प्रभाव को रोकने के लिए हम बेस ईयर की बात करते हैं। मान लिया जाए हमारा बेस ईयर 2010 है, मान लिया जाए, पूरी बात ध्यान दो, हमारा जो आधार वर्ष है, आधार वर्ष मान लो 2010 है, मान लो, मानने की बात कर रहा हूं, मान लिया जाए कि हमारा जो बेस ईयर है वो 2010 है, हमारा बेस ईयर वो है 2010। अब इस 2010 में एक मार्कर की कीमत थी, एक मार्कर की कीमत मान लिया जा 8 रुपया है, मान लो। अब सोचो 2019 में जीडीपी की गणना करनी है और 2019 में 1000 मार्कर का उत्पादन हुआ। अब यदि बेस ईयर हमारा मान लो 2010 है, ये बेस ईयर है, आधार वर्ष इसका मतलब ये कि बेस ईयर 2010 है, तो 2010 में मार्कर की कीमत क्या थी? प्रेजेंट टाइम में एक मार्कर चाहे 20 रुपया का मिले चाहे 50 रुपए का, कोई मतलब नहीं है। 2010 में एक मार्कर की कीमत क्या थी? यह हमारे लिए प्राइमरी है। अब सोचो जरा, एक मार्कर की कीमत मान लिया जा 8 रुपए है 2010 में, और 2019 में 1000 मार्कर का उत्पादन हुआ, हमारा बेस ईयर है 2010। तो 2019 में जितना भी मार्कर उत्पादित हुआ हो, हम ये देखेंगे कि 2010 में एक मार्कर कीमत कितनी थी? 8 रुपया है। तो 1000 मार्कर में 8 का यदि गुणा कर दिया जाए तो 1000 गुणे 8 इक्वल टू कितना हो गया? 8,000 रुपया। हमारा पूरा जीडीपी होगा 8,000 रुपया।
भले 2019 में एक मार्क की कीमत 20 रुपया क्यों ना हो, हम 2020 की बात करते हैं। 2020 में भी 1000 मार्कर का उत्पादन हुआ, तो हमारा टोटल जो जीडीपी होगा 8 रुपया। बेस ईयर कितना है? 2010। हमारा जो बेस ईयर है वो 2010 है। आप ध्यान देना इस बात को। तो फिर 8 रुपया है, तो स्वाभाविक है हमारा 2010 में भी जीडीपी का आकार है टोटल 8000 रुपये। अब सोचो, मान लिया जाए, थोड़ा सा हमें पीछे लौटता हूं। देखो आप, हमारे बेस ईयर की बात करते हैं, और बेस ईयर की बात क्यों की जाती है? ताकि इन्फ्लेशन का प्रभाव न पड़े। तो इन्फ्लेशन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम बेस ईयर की बात करते हैं, आधार वर्ष की बातें करते हैं। अब सोचो जरा, मैंने क्या कहा आपसे? मान लिया जाए बेस ईयर की घोषणा न की जाए, हम आधार वर्ष की घोषणा नहीं करते हैं, तो 2019 में 1000 मार्कर का उत्पादन हुआ और एक मार्क की कीमत 10 रुपया है। 1000 मार्कर की कीमत कितनी होगी? 10,000 रुपया। हम 2020 की बात करते हैं, 1000 मार्कर, एक मार्कर की कीमत 20 रुपया है, तो 20,000 हो गया। अब सोचो, टोटल उत्पादन 1000 मार्कर ही हुआ, पर कीमतों में अंतर आ गया। तो यह दिखा रहा है कि 2020 में हमारे जीडीपी का आकार दोना हो गया, जबकि ऐसा हुआ था नहीं है। इन्फ्लेशन का प्रभाव पड़ा, टोटल प्रोडक्शन में कोई वृद्धि नहीं हुई। अब सोचो जरा, अब मैं लौटता हूं आगे थोड़ा सा। यदि आपने बेस ईयर की घोषणा कर दी आधार वर्ष की, वो आधार वर्ष 2010 है। अब मैं क्या करूंगा? हमारा बेस ईयर जो भी डिसाइड होगा, उस वर्ष मार्कर की कीमत कितनी थी ये देखा जाता है। यदि हमारा बेस ईयर 2010 है और 2010 में एक मार्कर की कीमत 8 रुपये है, तो 2019 में यदि 1000 मार्कर का उत्पादन हुआ तो टोटल 8000 रुपया हो गया। अब सो 2020 में भी 8000 रुपया, जीडीपी में कोई अंतर नहीं आया। अब सोचो जरा, मान लिया जाए कि 2020 में मार्कर का उत्पादन हुआ 1200 और एक मार्कर की कीमत 8 रुपया है, तो जीडीपी कितना हो गया? 9600 रुपया। हम ऐसा ध्यान दो, हमारा जीडीपी बढ़ गया। इसलिए हम बेस ईयर की बात करते हैं। और जब भी चाहे इन्फ्लेशन की काउंटिंग की जाए, मुद्रास्फीति की गणना की जाए, चाहे नेशनल इनकम की गणना की जाए, हमेशा बेस ईयर की बात की जाती है, आधार वर्ष की बात की जाती है। मान लिया जाए आप आधार वर्ष को चेंज कर दो, ध्यान दो, मैं मान लिया जाए 2010 आधार वर्ष है। जैसे इसको इस तरह देखो, आप इसको इस तरह देखो, मान लिया जाए जो आधार वर्ष है 2010 है, मान लिया जाए आधार वर्ष 2010 है, और इस आधार वर्ष में एक मार्कर की कीमत एक मार्कर की जो कीमत है वह 10 रुपया है, मान लो 10 रुपया है। 2019 में टोटल 1000 मार्कर का उत्पादन हुआ। अब हमारी जीडीपी कितना होगी? 2019 के जीडीपी कितना होगी? बेस ईयर कितना? 2010। और 2010 में एक मार्कर की कीमत 10 रुपया है, और 2019 में भी 1000 मार्कर का उत्पादन हुआ, और उस पर जीडीपी की काउंटिंग करनी है, तो क्या करेंगे? 1000 गुणे 10, टोटल हो जाएगा 10,000 रुपये। हमारा जीडीपी 10,000 रुपया हो गया। अब सोचो, आप बेस ईयर को चेंज कर दो। आप मान लिया जाए कि हमारा जो बेस ईयर है आधार वर्ष, मानते चलो आधार वर्ष 2015 आपने कर दिया, 2010 से आपने क्या कर दिया? 15 कर दिया। आधार वर्ष 2015 कर दिया आपने। अब ध्यान से सुनने इस बात को, आपने 15 कर दिया। अब इसी 2015 में क्या हुआ? एक मार्कर की कीमत हो गई 15 रुपया। अब सोचो,
बेस ईयर था 2010 और 2010 में एक मार्केट कीमत थी 10 रुपया। तो 2019 के यदि जीडीपी की बात करेंगे तो टोटल 10,000 रुपया होगा। पर अपने बेस ईयर चेंज कर दिया। अब आधार वर्ष हो गया 2015 और 2015 में एक मार्केट कीमत 15 रुपया है। अब सोचो यदि आधार वर्ष चेंज हो गया और इस बेस ईयर में एक मार्केट की कीमत कितनी है, मान लिया जाए ये 15 रुपया है। एक मार्केट की कीमत 15 रुपया है मान लो। अब आपको करना क्या है, 2019 के जीडीपी की नहीं हो, पूरी बात ध्यान देना। 2019 के जीडीपी की गणना यदि करनी हो तब 2015 पर करेंगे बेस ईयर। एक मार्केट कीमत कितनी है, 15 रुपया। टोटल जो उत्पादन है 1000 मार्कर। अब क्या होगा, 1000 गुणे 15, टोटल कितना हो जाएगा, 15,000 रुपया। अब सोचो बेस ईयर था 2010 तो 2019 के जीडीपी है 10,000 रुपया। आपने बेस ईयर को चेंज कर दिया। आपने जो बेस ईयर को चेंज किया 2015 किया तो एक मार्केट कीमत 2015 में 15 रुपया है। तो होगा क्या, ध्यान देने इस बात को, तो होगा क्या, आप 2019 की जीडीपी की गणना करेंगे तब तो 15,000 रुपया हो जाएगा। हमारा जीडीपी बढ़ गया। इसका अर्थ यह कि आपने बेस ईयर को जहां चेंज किया आपका जीडीपी बढ़ गया। हमेशा ध्यान इस बात को। प्रश्न कैसे पूछेगा यूपीएससी या यूपीपीसीएस, ये बातें समझ में आ गई होंगी। प्रश्न कैसे पूछेगा, हम गलतियां कहां करते हैं, यकीन करो आपका हर एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ होगा। बस आपका जो टर्म्स है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। यह ना लगे कि आप रटे हो, और जब तक टर्म्स क्लियर नहीं होगा तब तक आपके प्रश्न सही नहीं होंगे। आप देखो प्रश्न कैसे पूछेगा यूपीएससी, ये पूछेगा सत्य है, फर्स्ट, निम्न में से सत्य है, फर्स्ट, आधार वर्ष में परिवर्तन होने से जीडीपी में परिवर्तन हो जाता है। हमेशा ध्यान दो, हम सेकेंड की बात करें, सेकेंड क्या होगा, जीडीपी की गणना में एक सेकेंड रुको, प्रभाव से बचने के लिए आधार वर्ष निर्धारित किया जाता है। अब देखो हम थर्ड की बात करें, नंबर थर्ड,
सत्य क्या है? हमेशा कि जीडीपी में क्या होगा? निवासियों एवं गैर निवासियों द्वारा मूल्य को जोड़ा जाता है। हम नंबर 4 की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को कि जीडीपी की गणना करते समय जीडीपी देखा जाता है। ये 4 चीजें हैं, ध्यान से सुनो इस बात को। सत्य क्या है? अब देखो, ये यूपीएससी का प्रश्न है, आईएएस का प्रश्न है। सारे के सारे जो प्रश्न बहुत बेसिक क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बेस ईयर में परिवर्तन होने से जीडीपी में परिवर्तन हो जाता है। बेस ईयर जहां चेंज हुआ, आपका जीडीपी चेंज हो जाएगा। यही प्रश्न है। यह बात बिल्कुल सही है कि जहां बेस ईयर चेंज हुआ, आपका जीडीपी चेंज हो जाएगा। अभी हम समझ चुके कैसे। सेकेंड, जीडीपी की गणना में इन्फ्लेशन के प्रभाव से बचने के लिए बेस ईयर आधार वर्ष निर्धारित किया जाता है। यह बिल्कुल सही है। थर्ड, जीडीपी में निवासियों एवं गैर निवासियों द्वारा उत्पाद के मूल्य को जोड़ा जाता है। बात हम लोग कर चुके हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है? अपने डोमेस्टिक एरिया में, घरेलू क्षेत्र में टोटल उत्पाद एवं सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है। हमेशा यह बात बिल्कुल सही है। अगला देखो, अब जीडीपी की गणना करते समय जीडीपी फैक्टर कास्ट को देखा जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के फैक्टर कास्ट को, यह भी बिल्कुल सही है। ये चारों के चारों विकल्प सही है। ये आईएएस का क्वेश्चन है। लेकिन हमेशा पीसीएस में क्या प्रश्न पूछेगा? पीसीएस में प्रश्न, ये तो आईएएस का क्वेश्चन है, लेकिन पीसीएस में कैसे प्रश्न पूछेगा ये देखो आप। पीसीएस में ये पूछेगा कि आधार वर्ष में परिवर्तन से प्रभाव होता है। फर्स्ट, जीडीपी में परिवर्तन हो जाता है। सेकेंड, जीडीपी में वृद्धि हो जाती है। थर्ड, जीडीपी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान देना इस बात को,
ये 4 विकल्प, ये पीसीएस का प्रश्न है। यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। बेस ईयर में परिवर्तन से प्रभाव होता है। अब देखो, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो होगा ही नहीं। इन 2 विकल्पों में कंफ्यूजन है कि जीडीपी में परिवर्तन हो जाता है, जीडीपी में वृद्धि हो जाती है। अब तक एग्जाम्पल दिया कि यदि बेस ईयर चेंज हुआ, जो बातें मैं समझा रहा था कि जीडीपी बढ़ जाएगा, लेकिन परिवर्तन शब्द है, परिवर्तन की बात देखो। बेस ईयर 2010 से आपने 2005 कर दिया तो जीडीपी का आकार छोटा हो जाएगा। बेस ईयर को बढ़ाकर 2020 कर दिया आपने तो जीडीपी का आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसलिए यह भी विकल्प सही नहीं होगा, हमारा यह विकल्प सही होगा। अब ध्यान देना इस बात को। देखो, पहला क्वेश्चन क्या था? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। आईएएस में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और पीसीएस में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों एग्जाम के पेपर का नेचर देखो, किसमें क्या पूछा जाएगा, और इन्हीं बातों को ध्यान देना है। आगे देखो आप, मान लिया जाए कि 2 बातें होती हैं। देखो आप, एक जीडीपी फैक्टर कास्ट और दूसरा जीडीपी मार्केट प्राइस। फैक्टर कास्ट है और दूसरा जीडीपी मार्केट प्राइस है। इसमें अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दो आप, माइनस सब्सिडी को घटा दो, तो जीडीपी मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब 2 गणना होगी। मान लिया जाए जीडीपी फैक्टर कास्ट गणना होती है हमेशा, जीडीपी फैक्टर कास्ट पर गणना होती है तो जीडीपी छोटा होगा। छोटा। अब मान लिया जाए हमेशा ध्यान दो इस बात को, यदि जीडीपी फैक्टर कास्ट पर गणना होगी तो जीडीपी का आकार छोटा होगा। क्यों? फैक्टर कास्ट में ये जोड़ोगे तो जीडीपी मार्केट प्राइस आएगा। जीडीपी मार्केट प्राइस कब आएगा? जब जीडीपी फैक्टर कास्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे और सब्सिडी को घटा देंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की बात की जाएगी। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, जीडीपी फैक्टर कास्ट पर गणना होती है तो जीडीपी का आकार छोटा होगा, और जीडीपी मार्केट प्राइस पर गणना होती है तो जीडीपी का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। यहां से सीधे एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। अब कुछ सुधार हुआ है, जैसे जीडीपी की गणना में परिवर्तन हुआ है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब जीडीपी की गणना में जब परिवर्तन की बात करेंगे तो परिवर्तन कैसे हुआ, ये बातें समझ में आ गई होंगी कि अभी तक हमारा जो जीडीपी काउंट होता आया है वह फैक्टर कास्ट पे होता आया है। अब मार्केट प्राइस की बातें चल रही हैं। अब सोचो जरा, जीडीपी की गणना में परिवर्तन की यदि बात करें में परिवर्तन की यदि बात किया जाए तो चीजें चेंज हो गई हैं। चेंज कैसी हुई है? आधार वर्ष 2011-12 हो गया है।
आधार जो वर्ष है वो क्या है, 2011 2012 हो गया है। ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम 2011-12 की बात करें, अब हमारा जो बेस ईयर चेंज हो चुका है, पहले कुछ और था, अब 2011-12। इसका मतलब ये कि जब बेस ईयर जो चेंज हुआ, जीडीपी का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ ये कहा गया था कि जीडीपी की गणना फैक्टर कास्ट के आधार पर नहीं होगा, बल्कि मार्केट प्राइस के आधार पर होगा। जीडीपी की गणना फैक्टर कास्ट के आधार पर नहीं होगा, नहीं, बल्कि मार्केट ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम जब जीडीपी की गणना की बात करेंगे ना, तो जो जीडीपी की गणना है फैक्टर कास्ट के आधार पर नहीं, बल्कि मार्केट प्राइस के आधार पर होगा। और याद रखना, जीडीपी फैक्टर के आधार पर, यदि जीडीपी की गणना फैक्टर कास्ट के आधार पर हो तो जीडीपी का आकार छोटा होगा। यदि मार्केट प्राइस के आधार पर हो तो जीडीपी का आकार क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। अब सोचो जरा, चीजें चेंज हो गई, पर एक नया कॉन्सेप्ट आया है, मूल्यवर्धन, क्रॉस वैल्यू एडेड की बात करेंगे। एक नई अवधारणा आई है नेशनल इनकम की गणना करने के लिए, कि दोहरी गणना से बचने तथा माध्यमिक वस्तु की गणना से बचने के मूल्यवर्धन विधि का सहारा लिया जाता है। जैसे हम ये कहें, एक नई अवधारणा, ये जो नई अवधारणा ये है क्या, मूल्यवर्धन शब्द है। इसे कहते हैं वैल्यू एडेड। मूल्य हम वर्धन की बात करें, यह नया कॉन्सेप्ट है। ऐसा कॉन्सेप्ट आया क्यों, हमेशा ध्यान दो इस बात को। दोहरी गणना से बचने तथा गणना से बचने के लिए हमेशा दोहरी गणना से बचने तथा माध्यमिक वस्तु की गणना से बचने के लिए मूल्यवर्धन विधि का सहारा।
ये बात हमेशा ध्यान दें इस बात को। फॉर एग्जाम्पल, आप हम जब बात करेंगे नेशनल इनकम की, तो अब मूल्यवर्धन विधि की बात की जाती है, वैल्यू एडेड की बात करें हमेशा। जैसे मान लिया जाए आपने 1000 की लकड़ी ली और 5000 का पेंट लिया, मान लिया जाए जैसे 1000 रुपए की लकड़ी है प्लस 500 रुपए का आपका पेंट है, टोटल कितना हो गया? 1500 रुपया। लेकिन जब उसे बेचेंगे तो आप 2000 में बेचेंगे। आपने बेचा 2000 रुपए में, तो मूल्यवर्धन कीमत में कितनी वृद्धि हुई? आपने 2000 में बेचा, इसमें से 1500 घटा दो, कितना बचेगा? 500 रुपया। यह आपका वैल्यू एडेड है, यह आपका वैल्यू एडेड। इसी आधार पर हम जीबीए की बात करते हैं, एनबीए की बात करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करते हैं और नेट वैल्यू एडेड की बात करते हैं हम लोग। हमेशा ध्यान दो इस बात को। जैसे मैंने कहा 1000 रुपए की लकड़ी आई, 500 रुपए का पेंट आया, टोटल 1500 रुपया हो गया। आपने उसे बेचा 2000 रुपए में, 1500 हटा दो, कितना बचा? 500 रुपया। कैसे अंतर आ गया? अब इसको इस तरह हम देख सकते हैं, या हम देख सकते हैं इसी आधार पर जीबीए शब्द आया। इसको कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्यवर्धन कहते हैं इसे। इसे हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्यवर्धन कहते हैं। अब यदि हम जीबीए में से ह्रास घटा दें, डिप्रिसिएशन कहते हैं, तो क्या आएगा? एनबीए आ जाएगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड की बात करते हैं हम लोग। अब बता दो एनबीए आ जाएगा। यदि हम ये बात कहें जेबीए मार्केट प्राइस माइनस ह्रास इक्वल टू एनबीए मार्केट प्राइस। यदि हम जीबीए फैक्टर कास्ट की बात करें, माइनस ह्रास इक्वल टू एनबीए फैक्टर कास्ट। ये बात है, पूरा कॉन्सेप्ट वही चल रहा हमारा जो जीडीपी का चल रहा था। हमेशा जान दो जीडीपी एनडीपी की बातें हम लोग कर रहे थे। अब हमेशा ध्यान दो, तो जीबीए में क्या होगा? सभी साधनों को भुगतान प्लस ह्रास की बात करेंगे। अब जीबीए में जोड़ेंगे किसको हम लोग? जब जीबीए की बात करेंगे तो जीबीए में क्या होता है? सभी भुगतान प्लस ह्रास। आपने टोटल जो भुगतान किया है और डिप्रिसिएशन को जोड़ दो आप, तो जीबीए आ जाएगा। यदि हम एनबीए की बात करें, एनबीए में क्या आएगा? सभी हम साधनों को भुगतान की बात करेंगे। इसे कहते हैं नेट वैल्यू एडेड, और जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करते हैं। सभी साधनों को भुगतान प्लस ह्रास की बात कर रहे हैं। अब एक चीज सोचो, सभी साधनों को भुगतान की बात करेंगे तो क्या क्या जोड़ेंगे? कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति प्लस क्रियात्मक आधिक्य जोड़ा जाएगा। हमेशा ध्यान दीजिए, क्रियात्मक आधिक्य, इसमें दो चीजें आती हैं, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति और यह क्रियात्मक आधिक्य।
ये ध्यान देने इस बात को, इसको कहते हैं एनबीए, सभी साधनों को भुगतान, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति और क्रियात्मक आधिक्य की बात की जाएगी। इसको इस तरह जोड़ें, एकदम जीबीए को दोबारा निकालें, एनबीए को दोबारा निकालें तो कैसे आएगा? हमेशा ध्यान दो इस बात को। जैसे मैंने ये कहा, जीबीए सभी साधनों को भुगतान, साधनों को भुगतान, प्लस ह्रास की बात करेंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सभी साधनों के भुगतान में दो चीजें आएंगी, क्षतिपूर्ति प्लस क्रियात्मक आधिक्य प्लस ह्रास की बात करेंगे। ये तीन चीजें जीबीए में, ग्रॉस वैल्यू एडेड, सभी साधनों को भुगतान प्लस डिप्रिसिएशन। हम ह्रास की बात करें, सभी साधनों के भुगतान में कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति प्लस क्रियात्मक आधिक्य प्लस ह्रास की बात करें, इतनी चीजें आपकी जुड़ जाएंगी। अब देखो आप, अब हम बात करेंगे कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति प्लस क्रियात्मक आधिक्य प्लस ह्रास की बात करेंगे। जब एनबीए की बात करेंगे हम लोग, एनबीए में केवल क्या जुड़ेगा? कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति प्लस क्रियात्मक आधिक्य। हम दो चीजों की बात करेंगे, दोनों में बेसिक डिफरेंट यही है। अब हम बात करें जीबीए फैक्टर कास्ट और जीबीए मार्केट, हम प्राइस की बात करें हमेशा, तो एनबीए क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस आ जाएगा, फैक्टर कास्ट। अब दोनों में ये निकालो जरा, मान लिया जाए जीबीए मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी इजकल टू एनबीए फैक्टर कॉस्ट। ये आ जाएगा, हमेशा ध्यान दो इस बात को। सब्सिडी को घटा दो, पर इसमें ह्रास तो है ही। ये हमारा, सॉरी, जीबीए फैक्टर कास्ट, एक मिनट रुक जाओ जरा, जीबीए फैक्टर कास्ट आ जाएगा और जीबीए में से ह्रास को घटा दो तो एनबीए आ जाएगा। नेट वैल्यू हम एडेड की बात करें। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, एक प्रश्न, एनबीए की बात करें और जीबीए की बात करें, जब जीडीपी की गणना में परिवर्तन किया गया, जैसे मैंने ये कहा जीडीपी की गणना में जब परिवर्तन की बात उठी तो ये कहा गया था जीबीए और एनबीए की गणना मार्केट प्राइस के आधार पर होगा।
हमेशा ध्यान दो, ग्रॉस वैल्यू एडेड और नेट वैल्यू एडेड की गणना मार्केट प्राइस के आधार पर होगा। इसका मतलब क्या है, आप जीबीए मार्केट प्राइस और एनबीए हम मार्केट प्राइस की बात करेंगे। अब इसकी बातें की जाने लगी। हमेशा ध्यान दो, ये है आपका नेशनल इनकम। इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे, कहां हम गलतियां करते हैं, इसकी चर्चा अगली क्लास में मैं करूंगा। फिर कहना चाहता हूं, यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करो, आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं बार बार कहता हूं, मैं प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया तो। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, यदि आप परचेज करते हो सब्सक्रिप्शन को और निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, थैंक यू।